प्रोग्राम व्यूज़ मेकर के साथ मैं हूं डॉक्टर अमारा रब्बानी। आज के प्रोग्राम में हम ना सिर्फ ये कि बात करने जा रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या कहा, मुस्तहकम पाकिस्तान भारत ताल्लुकात मशरकी और मगरबी एशिया को मुंसलिक करते हुए जनूब और वस्त एशिया की सलाहियतें बरूए कार लाने की कुंजी है। और बहुत से अपने खिताब में कहा, अनसॉल्व्ड इश्यूज़ ने पूरे साउथ एशिया को गुर्बत में धकेल दिया है और हम अपने तज्ज़ियाकारों से इस मामले पर इनकी राय के मुतालिक भी जानेंगे और क्या भारत से इस पे क्या उम्मीद की जा सकती है, पाकिस्तान की तरफ से की गई पेशकश का मुस्बत जवाब आएगा या नहीं। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के अहम बयान की तरफ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि हमें अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है और हमारा एहतसाब भी 5 साल बाद ही होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और आखिर में बात करेंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने की ख्वाहिश और कोशिशों की। जी, तो आज प्रोग्राम में हमारे साथ नसीम सदीकी साहब और जवाद फैज़ साहब स्टूडियो में हैं। खुशामदीद हमारे स्टूडियो गेस्ट को रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं, मोना आलम हैं हमारे साथ, अंबर शमसी हैं हमारे साथ हमारे पैनल पे, खुशामदीद कहते हैं अपने पैनल पे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और गैर हलशुदा मसाइल ने पूरे जनूबी एशिया को गुर्बत में धकेल दिया। आर्मी चीफ इस पर क्या तबसरा करेंगे, ये बात आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ हम बात करेंगे इसके बारे में कमेंट लेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ हैं। जी सर, क्या इसके ऊपर आपकी राय है? देखें, चीफ आर्मी स्टाफ ने आज नेशनल सिक्योरिटी जो एक डायलॉग था उसमें बहुत अहम बात की है और ये एब्सोल्युटली सही बात है। देखें, जब से पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया और इंडिया के साथ हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया ने 3 जंगें लड़ी हैं। इंडिया ने वहाँ उनका डिज़ाइन ये है, इंडियंस हैव अ बिग हेजेमोनिक डिज़ाइन इस रीजन में और पाकिस्तान उनका स्टम्बलिंग ब्लॉक है। पाकिस्तान क्योंकि एक सॉवरन मुल्क है, एक अच्छी है, एक अपना सॉवरन कंट्री भी है, फिर एक न्यूक्लियर मुल्क भी है। मुसल्लह अफवाज हमारी बैटल ट्रेन हम एक्सेप्ट नहीं करते नेशनल इशू के ऊपर। इसके साथ साथ उन्होंने फिर देखें कितनी अच्छी बात की कि इंडिया दिन ब दिन आपका बजट अपना बढ़ा है डिफेंस फोर्सेस का, हमने उसको तकरीबन रोका हुआ है, बल्कि कम उससे ज़्यादा हम बचते हैं, इंक्रीज भी नहीं किया जा रहा है। अगर यही पैसा जो आप डेवलपमेंट के पैसे से सोशो इकनॉमिक इन्वायरमेंट इंप्रूव करने के लिए आवाम का आप लेकर जाते हैं डिफेंस पे, सेल्स की तरफ, आम परचेज की तरफ, कितनी डाइवर्शन होती है और वो लोग गुर्बत में शिकार होते जाते हैं। एग्जैक्टली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में जो गुर्बत का हाल है, जैसे लोग सड़कों पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान के हालात उससे बहुत बेहतर हैं। यही पैसा अगर हम इनके ऊपर खर्च करें तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। और फिर उन्होंने बात की है CPEC में कि CPEC में अगर इकनॉमिक तरक्की हो रही है, अब आपके सामने इंडिया को ये मंजूर नहीं है, कुछ और ममालिक को मंजूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये चाहता है कि इस CPEC के अंदर हमारे रीजन के तमाम ममालिक हैं, इवन इंडिया है, उसका फ़ायदा उठाएं। कनेक्टिविटी आप बात करते हैं, इकनॉमिक एक्टिविटी है, कनेक्टिविटी कैसे होगी। और ये जो BRI की बात कर चाइनीज़ के प्लान है, वो बहुत अच्छा डिज़ाइन है और ये पाकिस्तान एक उसका स्टेपिंग स्टोन है, एक फ्लैगशिप है करने के लिए। लेकिन कश्मीर इज़ अ बिग इशू, इंडिया हैज़ टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। जिस तरीके से पहले चल रहा था, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन थी, फिर ताशकंद के ऊपर बायलैटरल इशू बन गया, आपने सडनली 5 अगस्त 2019 को आके पर कब्जा कर लिया, जिससे और ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। तो ये अब इंडिया की बारी है कि वो इंडिया कैसे स्टेप लेता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हर दफ़ा कहा और यही हम हमेशा कहते हैं, वी वांट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए इंडिया को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इंडिया को स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। ठीक हो गया हारिस साहब, बहुत शुक्रिया। नसीम सदीकी साहब हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। नसीम साहब, जैसे कि अभी CPEC का भी मामला है और तमाम चीज़ें सिक्योरिटी की ज़रूरत है हर प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें भी हमें ना सिर्फ ये कि मुशावरत चाहिए और बहुत से जो हमारे नेबर कंट्री हैं स्पेशली उनकी जो साथ है वो चाहिए होगा। जैसे कि ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे मामला हैं जिसमें अब पहल उनको करनी ही होगी। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में चलने वाले बहुत से प्रोजेक्ट और जहाँ रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात की कि अब इसका एहसास जो एक न्यूक्लियर कंट्री भी है इंडिया, उसको करना चाहिए? देखें, अपना सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही इस खित्ते में बहुत गुर्बत रही है। उसके देखें कि कोविड की वजह से जो है
खत्ते में और भी ज़्यादा गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। तो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने आते साथ ही मोदी साहब को ऑफ़र ये की थी कि जंगो जदल छोड़ें, आए मेरे साथ मिल के चले और इस खत्ते में हम गुर्बत कम करते हैं, और वो अपने इस बयान पे अभी भी कायम है। इंडिया जो है, भारत बहुत बड़ा एक हिस्से का मुल्क है, स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान जिस तरह अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, आप देखें कि जो दहशतगर्दी की जंग भी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। 70,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस ने उसमें जाने दी, करोड़ों अरबों डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान जो है इस जंग के खिलाफ जंग करता रहा, और इस खत्ते में अमन लाने के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान की है, दुनिया अब उसको सराहती है। अभी भी आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं अमन के, उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। अमेरिका भी बहुत खुश है, तालिबान भी खुश है, और ये अगर खत्ते में अमन आएगा तो जो गुर्बत है वो ख़त्म होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा जो अपनी मीटिंग्स में भी डिस्कस करते हैं, वो गुर्बत के बारे में करते हैं कि इस इलाके इस खत्ते से गुर्बत कम होनी चाहिए। भारत को अपना रोल प्ले करना चाहिए, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत उसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन हो सकती है। पाकिस्तान में जिस तरह सी पैक का मामला चल रहा है, ये इस खत्ते में बहुत ज़्यादा माशी हालात जो है वो चेंज करेगा। ये गेम चेंजर साबित होगा। जितनी भी हमारी वस्ती रियासतें हैं और पाकिस्तान के जितने भी साथ ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या भारत हो, चाइना तो पहले ही हमारे साथ शामिल है, तो इससे खत्ते में बहुत ज़्यादा मुआशी मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, और ये खत्ता जो है इधर गुर्बत कम होगी। तो भारत को चाहिए कि वो एक मुस्बत रोल अदा करे। उसने जो इस वक्त दहशतगर्दी का बाजार अपने मुल्क में गर्म कर रखा है, या कश्मीरियों के ऊपर जो है 1 साल से ज़्यादा उनके जालिम जो मजालिम वो ढा रहा है, उसको ख़त्म करे और खत्ते की तरक्की के लिए सोचे और पाकिस्तान के साथ मिल के चले। बिल्कुल ठीक है। जवाद फैज़ साहब भी हमारे साथ हैं। जवाद फैज़ साहब, जहाँ पे हम ये देख रहे होते हैं कि भारत को भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार अदा करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे खुद भारत के अंदर इस वक्त 33 से ऊपर इंसर्जेंसीज चल रही हैं, और अगर वो उनकी तरफ भी तवज्जो दे ले तो मेरा ख्याल है, और बहुत से ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें लिखी हैं कि अगर भारत अपने मुल्क में चलने वाली इंसर्जेंसीज के ऊपर तवज्जो दे ले तो शायद रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ कदम हो। तो जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ बात करते हैं कि अब भारत को कदम उठाने की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है कि भारत को खुद अपनी सिक्योरिटी की तरफ भी कदम उठाने की ज़रूरत है? देखें जी, जब तक अपने मुल्क पे वो तवज्जो नहीं देगा तब तक हमसे क्या जंग लड़ लेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये कौम, पाकिस्तानी कौम, जितने भी इश्यूज़ हों, जितने भी मसाइल हों, जितने भी हिद्दत और शिद्दत हो, जितनी भी गुर्बत हो, उसमें जो कोर इश्यूज़ हैं, कश्मीर इशू है, उस पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज जनरल साहब का खिताब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से खिताब था, इंग्लिश में खिताब था, और वो शख्स कर रहा था जिसको हालत जंग में हमने एक्सटेंशन दी। हमने हालत जंग में पार्लियामेंट के अंदर तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए उसमें नून लीग भी शामिल हो गई। वो मुलाकातों का तज़किरा मैं इसमें नहीं करना चाहता, मैं इसी इशू पे रहना चाहता हूँ। लेकिन अपोजिशन हो, हुकूमत हो, सब मिल के वो इस शख्सियत के पीछे थे कि हम हालत जंग में सिपा सालार तब्दील नहीं करते। आज उस बंदे ने जो बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म को चैलेंज भी कर दिया है कि देखिए हम हर सतह तक गए हैं, हर हद तक गए हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम गुर्बत बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, रात को कोई भूखा नहीं सोएगा, उस सतह के प्रोग्राम्स बनाने पड़ रहे हैं। और इस पे अगर हिंदुस्तान की हठधर्मी है, अगर कश्मीर इशू पे अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा की ना करारदादे सामने रखता है, ना वो ये जानता है कि हमसाये के हुकूक क्या है, और उसके मुल्क के अंदर अगर कोई मंदिर से पानी पी ले तो उसको मार दिया जाता है, अगर उस मुल्क के अंदर कोई अजान दे दे उसको शहीद कर दिया जाता है, अगर उस मुल्क के अंदर कोई मुसलमान नर्स किसी हिंदू का इलाज करते हुए उसके टिफिन को छू ले तो उसको मार दिया जाता है। उस पर एक इंटरनेशनली एक खिताब था। यहाँ बहुत सारे लोगों को तो समझ नहीं आई होगी पाकिस्तान में, लेकिन एक ऐसे शख्स का खिताब था जिसके पीछे सारे खड़े हैं, और खड़े सिर्फ उस वजह से हैं कि कश्मीर इशू हमने हल कराना है, और इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उनको भी अब इस पे तवज्जो देनी होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अंबर शमसी सबसे बात करेंगे। मैम, इस तरह से तो बहुत से ऐसे मामलात हैं, लेकिन कश्मीर पे फोकस किया आर्मी चीफ ने भी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी जब भारत से मुज़ाकरात की बात की है, तो आप क्या समझती हैं कि कश्मीर की बात को लेके क्या वो खुद पहल करने की कोशिश करेंगे?
जी, जी अमर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं बिल्कुल दुरुस्त समझती हूँ कि ये आर्मी चीफ का जो आज खिताब था इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के फोरम के तवस्सुत से बहुत अहम था। पॉलिसी, इसको स्टेटमेंट बयान भी कहा जा सकता है। इसमें उन्होंने बहुत अहम जो बातें की थी वो ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से बात की थी, रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बात की थी, और ये कहा था कि जब तक ज़ाहिर खत्ते में अमन नहीं आएगा, और जिसपे हम अपने मगरब और मशरिक दोनों तरफ देख रहे हैं, अफगानिस्तान हो या भारत हो, तब तक पाकिस्तान भी आगे प्रॉस्पर नहीं कर सकेगा, बेहतर हम अपने लोगों के लिए बेहतरी नहीं ला सकेंगे। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इसकी अहमियत एक तरफ है, और दूसरी तरफ अगर कश्मीर की बात करें, ज़ाहिर भारत का तो एक रवैया है जिस पर हम फिलहाल उम्मीद ज्यादा नहीं बांध सकते, लेकिन पैगाम तो चला गया है बैनुल अक़वामी सतह पर। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि ये अहम पॉलिसी बयान तो जरूर है, लेकिन इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने इस किस्म की बातें की हुई हैं, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शामिल है जिन्होंने सेंट्रल एशिया की बात की थी, आपको याद होगा कि 90 की दहाई में। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ थे जिन्होंने खित्ते में अमन की बात की थी, और हमें मालूम है, एक छोटी सी मिसाल है, हम अगर कोऑपरेशन और ताउन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे ताउन हो सकता है, पानी के मसाइल पर ताउन हो सकता है अपने लोगों की बेहतरी के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम आजकल देखें पैंडेमिक कोविड-19 के दरमियान जो वैक्सीन प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, वो भारत में हो रही है। जब हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स यहाँ बनाने के लिए, अद्वियात वगैरह, तो बहुत हमें महंगे पड़ते हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे मामलात हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं ये समझूंगी कि भारत का जो रवैया है उससे ज्यादा उम्मीद नहीं बनती। बिल्कुल। मोना आलम से बात जी, मोना आलम, जब भारत की तरफ रुख करते हैं किसी भी मुज़ाकरात के बारे में, जैसे कि अभी अंबर भी कह रही थी कि बहुत उम्मीद नहीं है, अगर उम्मीद नहीं है तो फिर कौन से ग्राउंड्स हैं जो भारत को इस तरफ लेके आ सकते हैं मुज़ाकरात की तरफ? ये सवाल तो वैसे काफी अब पेचीदा है कि भारत को आया क्या चीज आमादा कर सकती है, क्योंकि जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें भी हैं, हमें पता है कि उनके पास भी उनके इफ्स एंड बट्स हैं, और भारत के साथ बहुत मुआशी इंटरेस्ट उनके क्लिंज हुए हुए हैं, तो गालिबन उनसे प्रेशराइज करने की अगर तवक्को लगाए तो मुझे लगता है दैट विल बी टू मच। लेकिन जो अभी आज का जो आर्मी चीफ का बयान है, एक बात से 100% हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए, और वो ये है कि देखिए जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो भी हमारे माली अखराजात हैं, हम इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हम सिक्योरिटी सेंट्रिक हैं। हम तमाम सिक्योरिटी सेंट्रिक इसी वजह से हैं। उसको भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो उसकी भी वजह घूम फिर कर भारत ही होता है, क्योंकि भारत ही हमारे लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। भारत ने इस पूरे खित्ते में जिस किस्म की अपनी हेजेमनी बनाने की कोशिश की हुई है, उसी की वजह से हमें भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत अपने सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स अलाइंड रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ना साइज में हमारा मवाजना है, ना हमारा उस तरह से रिसोर्सेज में मवाजना है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें प्रोएक्टिव रहना है, उनकी किसी भी धमकी या थ्रेट का हमारे पास जवाब होना चाहिए, तो जाहिर है वो एक कॉस्ट के तहत आता है। वो जो कॉस्ट है वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पे ना लग के हमारे सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में लगती है। मुझे खुशी है कि आज आर्मी चीफ ने इस बात को एक्नॉलेज किया है, इसको रिकॉग्नाइज किया है। और ये जो बात है ना कि गढ़े मुर्दे पुराने वाले अब हमें नहीं उखाड़ने चाहिए, पास्ट को भुला के हमें आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मुझे तो लगता है कि शायद सोच कम पड़ जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम लोग दोनों मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन 2019 का जो भारत का 5 अगस्त का एग्जाम था, मुझे लगता है हमें उसको भी सबसे ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए जो हमारा फोकस है, ये एक सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होना चाहिए कि भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ किया, जो उनके साथ खुसूसी स्टेटस उनका छीना, जिस किस्म का वो इकदाम था, उसका मुझे लगता है कोई पैरेलल हमें रीसेंट तारीख में नहीं मिलता है। लिहाजा भारत अगर उस अपने एक स्टेप पर वापस जाए, जो गालिबन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है कि अगर भारत उस चीज को विड्रॉ करता है, फिर मे बी वी कैन ओपन अप न्यू एवेन्यूज ऑफ टॉक, उसके बाद हम लोग नई मजीद कोऑपरेशंस तलाश कर सकते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया मोना आलम, जाना देयर से स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम व्यूज़ मेकर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत में आए तो पहले दिन ही कहा गया कि ये फेल हो गए। बार बार हुकूमत जाने की पेशन गोइयाँ होती रहती हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अवाम ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है और हम 5 साल के लिए आए हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि 5 साल बाद एहतसाब होना चाहिए कि हमने मुल्क और अवाम के लिए क्या किया।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5 साल बाद एहतसाब होना चाहिए कि हमने मुल्क और अवाम के लिए क्या किया, और इमरान खान पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं, या इसके बारे में क्या राय रखते हैं। बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। जी सर। देखें, बात ये है कि इनकी बात एक अगर लॉजिकल देखें तो ठीक है, वो इसलिए कि पाकिस्तान की आवाम ने उनको 5 साल का मैंडेट दिया है, और पहले अगर आप देखें तो 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी ने लिया, 2013 से 2018 तक PMLN ने 5 फसल किए। बट एवर आई डोंट डिस्कस कि उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने क्या किया, कि इनको टाइम देना चाहिए ताकि आपको एक जो जमहूरी तरीका है, जमहूरी रवायत हैं, उसमें दे शुड हैव नो, कल को ये ना कह सकेंगे मुझे 2 साल मिले, मुझे 3 साल मिले, मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया और मुझे टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। So let him complete 5 years and then it is the people of Pakistan, they have a wide choice कि वो अपनी मैंडेट से किसको लाना चाहते हैं। सेकंड इशू ये बना हुआ है कि पहले ये होता था कि पीपल्स पार्टी और PMLN 2 पार्टी थी, टर्न बाय टर्न अपनी बारी आती थी, कभी एक फेडरल में कभी एक प्रोविंस में, और वो चल रहा था। नाउ इज द थर्ड पार्टी जो डाइजेस्ट नहीं हो रही है। मेरे हिसाब से ये डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसलिए सारी 11 की 11 अपोजिशन पार्टी, लेस्ट यू कैन लीव MQM एंड GDA, एवरीबॉडी अगेंस्ट देम देयर। और उसके बाद एक खुदा प्रॉब्लम जो होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस है शुरू में, दैन इज कोविड, अब उसके बाद ऐसा रिकवरी शुरू कर देते हैं, तो फिर एकदम लॉन्ग मार्च। और ये आई थिंक खुदा का शुक्र है PMLN का थोड़ा एक इस वक्त फिर हाई पीक पे जाते वो थोड़े लो डाउन हुए हैं, उनका अपना एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ही वो ऐसा ख़त्म हो रही है, टैपर डाउन हो रही है। तो नाउ ही शुड बी गिवन अ फुल टाइम, और उसके बाद अवाम फैसला करें किसको लेके आना है। और ये जून 30 जो 2021 है, जब इनका बजट आएगा 1 जी और फिर 31 दिसंबर, ये लिटमस टेस्ट है पीपल्स पार्टी PTI का कि क्या वहाँ को डिलीवर करते हैं, प्राइस कैसे कंट्रोल करते हैं। आज उन्होंने घर काफ़ी एक तकरीबन 1,500 घर दिए हैं, और लोगों को फिलहाल हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे बढ़ाते हैं। अगर ये पे दे आर सक्सेसफुल तो दे शुड टेक 5 ईयर, दे कम फॉर 5 ईयर, अनदर 5 ईयर्स, और नहीं करते तो वहाँ नहीं सिलेक्ट करेंगे। सो आई थिंक, लेकिन गैर जमहूरी तरीके इस्तेमाल करना, पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उसको देखते हुए, इंडिया के हालात देख के वी हैव टू वेरी केयरफुल। बिल्कुल ठीक है। अंबर शमसी से बात करेंगे। अंबर शमसी का राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया है। मोना आलम से बात करेंगे। मोना आलम, आपको क्या लग रहा है कि टाइम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? लेकिन कहते हैं ना कि आप अगर टाइम ही नहीं देंगे, वो कहते हैं कि तो फिर हम परफॉर्मेंस क्या दिखाएंगे, क्या कहती हैं इस बारे में? प्रिंसिपली स्पीकिंग तो सही बात है कि 5 साल का मैंडेट हर हुकूमत को पूरा करना चाहिए जो भी इलेक्ट होके आती है, लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान में हमने ये चीज देखी नहीं है। ये वजीर आजम जो वज़राए आजम रहे हैं उनके साथ तो हमने कभी भी नहीं देखी है, और अल्लाह करे कि वजीर आजम इमरान खान वो पहले वजीर आजम हों जो कि इलेक्ट होके आए और अपनी मुद्दत पूरी करें। लेकिन जो दीगर जो वज़राए आजम रहे हैं, अफसोस के साथ उनके साथ हमने ये चीज नहीं देखी। अपना पूरा टेन्योर कोई भी नहीं कर पाया है आज तक। हत्ता ये कि जो गवर्नमेंट्स हैं, इन रिसेंट टाइम्स हमने ये देखा है कि 90 की दहाइयों में तो पूरी हुकूमतें लपेट दी जाती थी और करप्शन के इल्जामात इनकी बुनियादों पर। लेकिन अब से ये हमने इन रिसेंट टाइम्स, इन रिसेंट ईयर्स ये देखा है कि हुकूमतें तो नहीं लपेटी जाती। हाँ, अलबत्ता ये कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो बदल के दूसरे प्राइम मिनिस्टर, नई काबीना वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें हम लोग देखते हैं। फिर भी मुझे लगता है ये तसलसल नहीं है डेमोक्रेसी का, और ये होना नहीं चाहिए। अफसोस के साथ ये प्रिंसिपली स्पीकिंग बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब अपोजिशन में यही हमारी सियासी जमातें होती हैं तो उस वक्त ये बातें उस वक्त उनको याद नहीं रहती हैं, और हर हुकूमत जो भी होती है उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ द डे, इनकम्बेंट गवर्नमेंट, उसके खिलाफ जो भी मौजूदा जो उस वक्त की अपोजिशन या इनकम्बेंट अपोजिशन होती है, उनका यही मुतालबा होता है कि जी इनका बोरिया बिस्तर बांध के इनको घर भेजा जाए, फ्रेश इंतखाबात कराए जाएं, फिर उसके बाद बात बनेगी। जब ये पिछली हुकूमत थी नून लीग की, तब यही PTI उस वक्त यही बात करते थे। उनका ख्याल था कि हुकूमत जाए घर और फ्रेश इलेक्शंस हों, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके रीजंस पे हम लोग बहुत तवील बहस कर सकते हैं और बहुत तवील मुबाहिसे हुए भी हैं, लेकिन क्या प्रिंसिपली स्पीकिंग ये बात ठीक है या गलत है, ये इसके ऊपर बात मुझे लगता है इस वक्त हमें करनी चाहिए आपके इस सवाल के जवाब में।
प्रिंसिपली स्पीकिंग ये बात ठीक है कि ये 5 साल पूरे हुकूमत को करने देने चाहिए, लेकिन यही तमाम सियासी जमातों को इस बात का इदराक तब भी होना चाहिए जब ये ऑपोजिशन में बैठी होती हैं। अब आप देख लें, अभी मैं जैसे पीटीआई के आपसे ये तस्करा कर रही थी, वही वाली गवर्नमेंट यानी नून लीग जो उस वक्त हुकूमत में थी, उस वक्त ये आपको समझाते थे और पढ़ाते थे कि जमहूरियत का तसलसल कितना जरूरी है। उस वक्त यही बातें वो लोग करते थे कि हमें 5 साल अपने पूरे करने दें, वरना हम कैसे आवाम को बताएंगे कि हम क्या क्या आपके लिए कर सकते हैं। अब यही तमाम बातें वो लोग भूल भुलाकर पूरी पीडीएम उन्होंने बनाई हुई है और पीपल्स पार्टी ने भी बनाई है, और वो फौरी उनका यही मुतालबा है, सबका एक पॉइंट पर इकट्ठे हुए हुए हैं कि जी वजीर आजम घर जाएं। तो मुझे लगता है ये प्रिंसिपली स्पीकिंग ये बात गलत है। एक तो इस बात के ऊपर हमें एज अ नेशन फैसला करना होगा। ये वक्त बिल्कुल दुरुस्त है कि गालिबन इसका फैसला कर लें। मैं प्राइम मिनिस्टर की इस बात को इंडोर्स करते हुए ये उम्मीद करती हूँ कि जब अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, हमारी ये तमाम सियासी जमातें इसी चीज का मुजाहरा करें और फिर अपने जो ये अल्फाज हैं वो बदल ना लें जब वो अपोजिशन में आते हैं। बहुत शुक्रिया अंबर। आपसे मैं जानना चाह रही कि अगर ये बात हम अपोजिशन में बैठकर कहते हैं कि आपको बस बोरिया बिस्तरा लपेटना चाहिए, तो उसके बाद आप जब गवर्नमेंट में आते हैं तो आप कहते हैं अब हमें टाइम पूरा दें, तो प्रिंसिपली ये ठीक है, मोना आलम कहती हैं। अब बताइए, ये कि एक इडियोसिंक्रेटिक रोल होता है कि जब आप कुर्सी पे होते हैं तो आपको सब कुछ ठीक लग रहा होता है, आप उसके हिसाब से सब कुछ सोचने लग जाते हैं। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो सोच रहे हैं, क्या वो हो पाएगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो वो चाह रहे हैं क्या होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखिए असूली बात तो दुरुस्त है ना, जो मोना ने भी कहा है कि असूल की बात यही है कि एक हुकूमत मुंतखब होकर आती है, उसको 5 साल पूरे करने देने चाहिए, फिर इंतखाबात होते हैं, फिर अवाम फैसला करती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा किस तरह से हर तीसरे या दूसरे महीने लगता था कि अब हुकूमत गई, अब हुकूमत गई। फिर इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसका मतलब है कि कुछ समथिंग इज फंडामेंटली रॉन्ग, और वो इंतखाबात से हल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये इंतखाबात जो है मुतनाज़ा बन जाते हैं। एक और उसमें बात करूंगी, एहतसाब की बात करें, और बिल्कुल दुरुस्त बात है, अवाम जो है वो खुद फैसला करती है कि क्या हुकूमत की कारकर्दगी वैसे ही रही है, जो वादे रहे थे वो उस पर पूरा उतरे या नहीं। लेकिन एहतसाब का अमल हर 5 साल बाद सिर्फ नहीं होता। ऐसे इदारे होते हैं, ऐसे आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जो साथ साथ एहतसाब करते हैं। पार्लियामान एक ऐसा इदारा है जो हुकूमत की ओवरसाइट करता है, पॉलिसीज की, और सवाल वहां पूछे जाते हैं। इसके अलावा अदलिया होती है, एक ऐसा इदारा बना हुआ है जो मुतनाज़ा वैसे हो गया है एक तरफा एहतसाब की वजह से, लेकिन वो इदारा भी मौजूद है, इसको नैब कहा जाता है। इसके अलावा मीडिया है जो हुकूमत का एहतसाब करती है। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि फिर जब ये इन 5 साल के दौरान जो एहतसाब के इदारे हैं, क्या वो भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि अवाम फिर फैसला करे। और हम ये जो मुनाफकत है ये तो खत्म होनी चाहिए ना। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शंस पे जो मुतनाज़ा रहते हैं, जिसकी वजह से ये एक फंडामेंटल फ्लॉ रहा है, जो मुदाखलत रहती है, जो हमने दीगर अदवार में भी देखा है इससे पहले और पिछले 10 साल में देखा है, उसको भी खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फैज़ साहब, पॉलिसी के बारे में कहते हैं कि पॉलिसी इज़ अ कॉन्टीन्यूस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अगर ये टेन्योर की बात करते हैं कि जी पूरा करने देंगे तो फिर आप कारकर्दगी देख पाएंगे, तो अगर किसी भी चीज़ को पूरा करने देंगे तो वो तो एक फंडामेंटल लॉ है, जैसे मोना भी कह रही हैं कि दुनिया की कोई भी पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करानी है तो उसे टाइम देना पड़ता है। दुनिया का कोई भी टेन्योर है, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो टाइम देना पड़ता है। क्या कहते हैं इसके बारे में कि अपोजिशन इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स कर सकती है? देखिए, आज आपका सवाल जो है, शायद मैं नाक़िस इल्मी के बायस नहीं समझ सका। आपका सवाल ये है कि एहतसाब, ये टर्म की बात मैंने सवाल में नहीं देखी, हम टर्म की जानिब चले गए हैं। जिस तरह अंबर ये कह रही थी ना अपने सेकंड पार्ट में गुफ्तगू के कि एहतसाब हर लम्हा होना चाहिए। अगर मैं किसी ऐसी शख्सियत की तकरीर सुनता हूँ जो रियासत मदीना के बानी का जिक्र करे, ख़ातिमुल अंबिया का जिक्र करे और अदले फारूकी का जिक्र करे, वो तो रातों को उठ उठ कर भी देखा करते थे कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा। वो तो रातों को उठ के भी देखते थे कि फ़लाँ फ़ौजी की बीवी इतने महीने से अकेली है तो 6 महीने की हद रख देते थे कि उससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेगा। वो तो ये भी देखा करते थे कि अगर नहर फ़ुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मरता है तो उसका भी मुझसे जवाब लिया जाएगा। खुद एहतसाबी भी हमारे बहैसियत मजमूई हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हुकूमत की बात हो रही है। अगर एहतसाब को ही सिर्फ सामने रख लिया जाए तो मैं ये देखूं
फैसल वाडा का केस भी आ जाता है, वो MNA नहीं रहते और सेनेटर भी बन जाते हैं। मैं ये देखूं कि ब्रीफ केस भी चल रहे हैं, मैं ये देखूं कि गिलानी के मुकाबले में हर हरबा इस्तेमाल करके हमने संजरानी को लाना ही लाना है, तो फिर 5 साल बाद कौन याद रखेगा कि पाक पतन में किस शख्सियत ने मुसलसल वेपन्स के साथ, मुख्तलिफ वेपन्स के साथ फायरिंग की थी, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। वो 5 साल बाद कौन याद रखेगा कि साहिवाल में हुआ क्या था सड़क किनारे और बच्चों को इंसाफ मिला कि नहीं मिला। ये एहतसाब अगर मौजू है तो उस पर तो एहतसाब हर लम्हा, हर रात इनको अल्लाह से माफ़ी मांग के सोना चाहिए कि अब सुबह उठ के मैंने क्या करना है और गुज़िश्ता दिन में मैं क्या कर चुका हूँ। टर्म की जहाँ तक बात है, देखिए खुद ही इमरान खान साहब ये फरमाते रहे हैं, जिस तरह पे मोना आलम ने भी जिक्र किया और बाकी अंबर ने भी जिक्र किया कि अपोजिशन में होते हुए हम कहते हैं हम धरना भी देंगे, चलने भी नहीं देंगे, बिल भी जलाएंगे, हुंडी भी कराएंगे, अब ये भी करेंगे, बगावत पे भी उकसाएंगे, कील लगा के आएंगे हम अपनी लाठियों को, और जो जिंदा वापस आए उसे शहीद भी कर देंगे। अब आप सारे जुमले कह रहे हो और मुझे अच्छा लगता अगर यही टोन, ब्रिगेडियर साहब मेरे बड़े भाई हैं, अगर इनके कलीग्स की उन दिनों भी ऐसी ही होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। देखिए हर अपोजिशन ये बातें करती है, हर अपोजिशन इज्तिमात मुनक्किद करती है, हर अपोजिशन गो 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 के नारे लगाती है, लेकिन उससे ये नहीं है कि जनाब मौलाना गो के नारे लगा रहे थे तो फिर मेरा काम नहीं हो सका। भाई आप वोट लेके आए हैं, आपको करना तो पड़ेगा। और ये एहतसाब तो 5 साल बाद तो एक मजमूई तौर पे होगा ना। हर दिन का बिजली की कीमत कहाँ, पेट्रोल की कीमत कहाँ, क्या मामलात हैं, बच्चों के साथ रेप आज भी हो रहे हैं, क्या छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ उन्हें अगवा नहीं किया जा रहा, क्या बदमाशियाँ नहीं हो रही, क्या KPK में नहीं हो रही, कराची के अंदर नहीं हो रही, लाहौर में नहीं हो रही, कहाँ नहीं हो रही, तो क्या वो रोक ली गई हैं, क्या सद्देबाब हो गया है। एहतसाब पे मैं रहना चाहता हूँ, टर्म की गुंजाइश जो है वो उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन एहतसाब उनको हर रोज़ करना पड़ेगा। आजकल वो अच्छी अच्छी वेस्ट कोट पहन के आ रहे हैं, पहले कहते थे 2 सूट है मेरे पास, सिर्फ मैं वही धो के पहन लेता हूँ। आजकल अच्छे बटन्स वाली वेस्ट कोट और सूट भी पहन रहे हैं, ऐनक भी आज बड़ी फिट लगाई हुई थी उन्होंने, लिहाजा एहतसाब तो करना पड़ेगा। और ये नहीं है कि खान साहब 5 साल बाद आपको वोट ना मिले, आप सूटकेस उठाएं और कहें मेरा है क्या, मैं तो चला जाऊँगा, मेरी तो ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार गुजर रही थी परदेश में, मैं तो इंग्लैंड में रह रहा था, मैं तो वहां के अंदाज को भी जानता हूं। ये तकरीरें फिर उस वक्त मैं किसको कहूंगा कि खान साहब गालते सुन जाओ, आपने मुझे ये कहा था, आपने उधर से भी जलील करवा दिया और इधर से भी जलील करवा दिया। सदीकी साहब, टेन्योर होना चाहिए 5 साल का पूरा, सब इस पे ये तो मुतफ़िका बात होगी, लेकिन जी कहते हैं कि फैज़ साहब एहतसाब रोज़ हो, हर रात हो, हर दिन हो, क्या कहते हैं इस बारे में? मैं पहले फैज़ी साहब की बात पे थोड़ा सा तबसरा करना चाहूँगा, उनकी इजाज़त से, मेरे सीनियर भी हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है ना वो कोई इम्पोर्टेड नहीं है, वो पाकिस्तान में 22 साल से जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने अपने लंदन का फ्लैट भी बेच दिया, उनका घर यहीं पे है और वो ये कहते हैं कि मैं यहीं पे रहूंगा। फंडिंग केस पे कह रहे हैं कि नहीं इन कैमरा होनी चाहिए, वो तो एक अदालती मामला है, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि सूटकेस लपेट के वो मोइन कुरैशी नहीं है, वो यहीं पे रहेंगे और उन्होंने 22 साल स्ट्रगल किए, उसके बाद वो इक़्तिदार में आए। हम बात दूसरे जो सवाल है उसकी तरफ आ जाते हैं। मैं अंबर के पॉइंट से जो है ना आगे बढ़ूंगा कि अंबर ने कहा था कि मुनाफकत जो है ना हमारे सियासतदानों के अंदर से अगर निकल जाए, अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो 2.5 साल से हमारे ऊपर आए हैं, लेकिन ये बाकी सियासतदान तो 30-30, 40-40 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत है। मैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, जब लंदन में हुआ तो मैं मोहतरमा और नवाज शरीफ के पीछे खड़ा था जब उस पर सिग्नेचर हो रहे थे। जब ये प्रॉब्लम में होते हैं तो ये सारा अपना एक इत्तेहाद बना लेते हैं, ये मुत्तहिद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब इक़्तिदार में आते हैं तो ये एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपते हैं। जिस तरह मरी में जरदारी साहब ने कहा कि ये जो मुआहदे हुए ये कौन से कुरान हदीस हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी की नाहली के लिए, और फिर उनकी कंपेन करते हैं अपना कौमी असम्बली में उनको सेनेटर बनाने के लिए। तो ये मुनाफकत ख़त्म करना पड़ेगी, आपको आवाम के बारे में सोचना पड़ेगा। आप आवाम के बारे में नहीं सोचते। आप जब असम्बली में जाते हैं, आप आवाम के वोटों से असम्बली में आए हैं, आप आवाम के मसाइल हल करें। आप आवाम के मसाइल नहीं हल करते, आप अपने लीडरों की चोरी छुपाने की वहाँ पे बात करते हैं, आप NRO की बात करते हैं वहाँ पे। तो ये रवैया जो है इसको ख़त्म करना। ठीक है फैज़ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिद्दीकी साहब ने टोटल वो बातें कर दी जो इमरान खान साहब रोज़ कह रहे हैं, वो काफ़ी है मेरा ख्याल है। बात तो ये है कि वो जो चले गए वो चले गए, जो हैं उनसे पूछने का हक होना चाहिए और हमारे अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि उनसे पूछा जाए।
जी सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाहते हैं इस पॉइंट पे? नहीं, मैं तो वही बात करता हूँ, देखिए उनको टर्म जो है वो पूरी मिलनी चाहिए। टर्म तो 5 साल, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जाते हैं तो कोई आपके पास इन्विजिलेटर आके 1.5 घंटे बाद नहीं कहता कि आप पेपर दे दें, आपने तो अभी तक सारे सवाल ही हल नहीं किए। 5 साल उनका हक बनता है। और दूसरी बात ये कि उनकी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट आई है, बाकी लोग तो 2-2, 3-3 बारियां ले चुके हैं और उसको हम भूल नहीं सकते। जो लोग तारीख से सबक नहीं लेते वो कौमें हमेशा तबाह होती हैं। तो हमें तारीख भूलनी नहीं है, उनके जो काली करनियां हैं, जो करप्शन है, उसको मंजर-ए-आम पे लाना है और कैफरे किरदार तक बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, एक ब्रेक पे हमें जाना होगा या पीपीसी हो। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, जाना होगा, लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक, प्रोग्राम वीज मेकर के साथ मैं हूं डॉक्टर अमारा रबानी। सेनेट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपना अपना अपोजिशन लीडर लाने के ख्वाह हैं और पीपल्स पार्टी के 21 वोट हैं, जबकि बीएनपी मैंगल और एएनपी की हमायत से मजमूई वोट 25 बनते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की सेनेट में 18 नशिस्तें हैं, जबकि जेयूआई के 5 अरकान भी हिमायत हासिल कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सेनेट में अपना अपना अपोजिशन लीडर लाने के ख्वाहिश रखते हैं। क्या दोनों जमातों में एक नाम पर इत्तेफाक हो सकता है? इस बारे में बात करेंगे। जानना चाहते हैं जनाब जवाद फैज़ी साहब से। जवाद फैज़ी साहब, आपने पहले सेगमेंट में भी बहुत ही बरजस्ता जुमलों से आगाज़ किया था, क्या कहते हैं इस बारे में? सेनेट में इस बार क्या होगा? देखें, अगर तो पीडीएम की जमातों ने जो आपस में एक उसूल वज़ा किया था, तय किया था, जिसके बायस जनाब गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे, और सादिया अब्बासी या कोई नाम भी, तारड़ साहब भी हो सकते हैं, जो भी है, उसमें सादिया अब्बासी का उस वक्त तक नाम था कि वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपोजिशन लीडर होंगी। अब अगर देखा जाए तो वही सिद्दीकी साहब वाली बात कि अगर ये कोई कुरान हदीस में तो नहीं लिखा हुआ, तो फिर तो पीपल्स पार्टी जो मर्जी कर सकती है, लेकिन इखलाकन और इनके चंद हालिया जो इजलास थे, जो बयानात थे, जो गुफ्तगू थी, जिसका एयर टाइम भी इन्होंने लिया हम न्यूज़ समेत हर चैनल पे, और उस पर इन्होंने कौम को बताया कि हम मुज्तमे हैं, इकट्ठे हैं, यकजान हैं, तय कर लिया है मौलाना डिप्टी होंगे, जनाब गिलानी मदीनतुल औलिया से चेयरमैन होंगे और सादिया अब्बासी यहाँ से होंगी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो फिर तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून का हक बनता है। लेकिन जब राहें ही ना हों, और मैं अभी तक वो तलाक की बात तो नहीं करता, लेकिन बहरहाल पहला दूसरा नोटिस तो हो गया हुआ है ना, अब तीसरी दफ़ा की इजाज़त है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी कह दिया है, तो अब उसके बाद कौन कौन कैसा कैसा होगा ये अलहदा कहानी है। और मुझे मेरी अपनी दानिश में जो वाकफ़ान हाल और दोस्त कहते हैं, सिद्दीकी साहब जैसे जो दोस्त होते हैं, वो जो बताते हैं कि पीपल्स पार्टी अथरी और अलग ही इसीलिए हुई है कि उन्हें ये अब नज़र आ रहा है कि अपोजिशन लीडर तो अपना बनवा लिया जाए, क्योंकि अपोजिशन लीडर अगर जेयूआई और नून लीग का मुश्तरका और नून लीग से कोई आ जाता है तो फिर वो टफ टाइम देगा सेनेट को, बिजनेस को, और जो कवानीन बनाना चाहती है या आइन में तरामीन लाना चाहती है पीटीआई, उसमें अपोजिशन लीडर अगर नून लीग का होगा तो वो टफ टाइम देगा। उसके लिए पीपल्स पार्टी को कोई गोटी छोटी बकौले शेख फिट फुट हो रही है, उस चक्कर में पड़ेंगे। बगैर साहब, पीपल्स पार्टी फैज साहब कहते हैं अथरी हुई क्यों है, क्या वजूहात थी? अभी सेनेट में अपनी अपनी अपोजिशन, अपना अपना लीडर, ये तमाम की ख्वाहिश तो है, अब ये ख्वाहिश कितनी पूरी होने वाली है, क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी इज़ वेरी एनॉयड विद पीएमएलएन, और इसी तरीके से इवन जेयूआई भी पीएमएलएन से नाराज़ है, क्योंकि पीएमएलएन ने दोनों को वोट नहीं दिया और दोनों को हराया, इसलिए कि दे थॉट के लीड इसमें जो है सेनेट चेयरमैन हो जाएगा पीपल्स पार्टी का, डिप्टी चेयरमैन हो जाएगा जेयूआई का, एंड वेयर डू पीएमएलएन स्टैंड्स। तो उस लिहाज से, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ा गेन किया है। पहले इलेक्शन सेनेट में उन्होंने नेशनल असेंबली में सेनेट का जीत लिया रानी साहब के लिए, और अब जो बगैर साहब वक्त बहुत मुख्तसर है, सिद्दीकी साहब आपसे बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, पॉइंट चाहिए होगा मुझे, क्या कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले? देखिए, ये पीपल्स पार्टी नून लीग जो है ना, ये कभी भी आपस में एक नहीं हो सकती, इनकी बड़ी रंजिशें हैं आपस में। आप देखें कि जब स्टैंप लगाने का पता चल गया कि आपने कहाँ पे स्टैंप लगानी है सेनेट के डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में, तो वहाँ पे भी गफूर हैदरी साहब को वोट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सेनेट में इनकी अक्सरियत आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये नून लीग अपना कैंडिडेट लाएगी, पीपल्स पार्टी अपना लाएगा, और ये पीडीएम में मजीद इंतशार जो आने वाले दिनों में नजर आएगा। जी अंबर, क्या कहती हैं, ये ऊँट किस करवट बैठने वाला है?
جی بالکل, हमने ये तो जरूर देखा. मैं समझती हूँ कि अगर एक इत्तेफाक हुआ था कि कौन सेनेट के चेयरमैन होगा, कौन डिप्टी चेयरमैन होगा, कौन अपोजिशन लीडर होगा, तो इत्तेहाद और असूल के हक में तो जाहिर है फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बारी आती है. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, क्योंकि वो भी लॉबी कर रहे हैं, जराए कुछ ये भी कह रहे हैं कि एनपी और बीएनपी बेंगल जो है वो साथ दे सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद थोड़ा सा एज हासिल है कुछ नंबर्स के हवाले से भी, अगर रिसेंट इलेक्शंस देखें. लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परसिस्ट करती है इस चाहत में कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, तो इसका फिर हम ये समझ सकते हैं कि पीडीएम का जो इत्तेफाक है वो खत्म हो गया है और सिर्फ इस्तीफों के मामले पर मसाइल नहीं है. ठीक हो गया. मोना, क्या कहती हैं आप इस बारे में कि अभी अपनी बंदा अपना लेके आना है, क्या इसके बारे में इत्तेफाक की क्या सिचुएशन नजर आती है? अभी तक पीडीएम की तहरीक में जितना भी कुछ था इत्तेफाक नजर नहीं आया. जो अभी तक मुझे लगता है बदमज़गी अब फूट पड़ चुकी है पीडीएम में. मुझे लगता है उसके बाद से पीछे जाना अब इनके लिए नामुमकिन के करीब हो गया है. मैं नहीं समझती कि ये लोग रिकंसाइल कर पाएंगे. और अभी जो बात हो रही है ना कि उसूली तौर पे पीडीएम ने क्या डिसाइड किया था, वो बिल्कुल दुरुस्त है. होना चाहिए था नून लीग का उस अग्रीमेंट के तहत, लेकिन उस अग्रीमेंट के तहत तो गफूर हैदरी साहब बिल्कुल वोट खराब नहीं होने चाहिए थे, तो वो चीज भी नहीं हुई ना. उनको तो अपने हक के भी वोट नहीं पड़े, चले दूसरा तोड़ना तो दूर की बात है. तो अगर नहीं पड़े तो मुझे लगता है कि हक बचाने पीपल्स पार्टी है, उनके नंबर ज्यादा है सेनेट में. और जब शहबाज शरीफ को उन्होंने बनाना था हस्बे इख्तिलाफ कौमी असेंबली में, तब उन्होंने कोऑपरेट किया था नून लीग के साथ. मुझे लगता है नून लीग को भी अब वो वाली बात, अपनी लड़ाइयां छोड़कर गालिबन पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहिए. इसको बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान गिरामी का आज के प्रोग्राम में. अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके साथ डॉक्टर माया रबानी.